वापस अपनी काली कमली में दुबक गया। यह उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ हाशिम के घर एक अजीब व गरीब दरवेश आया। उसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें झांक ना सकता था। वो दरवेश सबके पास गया और एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? सेठ हाशिम हंसा और बोला, ऐ फकीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से मुड़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के करीब से गुजरा, जहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवेश ने वही सवाल दोहराया, बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? कासिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, बाबा साईं, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आज की ये एक रोटी है, आप ये खा लें। कासिम ने अपनी पूरे दिन की कुल कमाई, वो आधी सूखी रोटी, दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश ने वो रोटी ली, उसे चूमा और कासिम के सर पर हाथ रखकर एक पुरानी झंग आलूद चाबी उसे थमा दी। ये क्या है बाबा? कासिम ने हैरत से पूछा। दरवेश की आवाज में एक अजीब गूंज थी। ये तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो ये चाबी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। लेकिन याद रखना, इस चाबी को कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर बनाए। दरवेश चला गया और कासिम उस चाबी को देखता रह गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह चाबी उसके लिए खुशियां नहीं, बल्कि मुसीबतों का एक तूफान लेकर आई है। उसी रात सेठ हाशिम के घर में चोरी हो गई। सेठ का कीमती हीरा गायब था जो बादशाह को तहफे में दिया जाना था। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब सिपाही अस्तबल में पहुंचे तो कासिम की जेब से वो झंग आलूद चाबी बरामद हुई। सेठ हाशिम दहाड़ा, ये क्या है? तूने हीरा कहां छुपाया है? ये चाबी किस तिजोरी की है? कासिम रो पड़ा, मालिक, मैं चोर नहीं हूं, ये चाबी मुझे एक दरवेश ने दी है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। सिपाहियों ने उसे बेदर्दी से पीटा और उसे शहर के बदतरीन जिंदान जेल में डाल दिया। जेल की वो काली कोठड़ी इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहां कासिम की मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसके पांव में भारी जंजीरें थीं। उस बूढ़े कैदी ने जब कासिम के हाथ में वो चाबी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपती आवाज में बोला, लड़के, ये चाबी तुझे कहां से मिली? क्या तू जानता है ये किस चीज की चाबी है? कासिम ने सिसकियां भरते हुए कहा, ये मेरे दुखों की चाबी है बाबा, इसकी वजह से मैं यहां हूं। बूढ़ा कैदी कासिम के करीब हुआ और सरगोशी में बोला, नहीं, ये मामूली चाबी नहीं है, ये उस गुमशुदा सल्तनत के खुफिया तहखाने का रास्ता है जिसे 300 साल से कोई नहीं ढूंढ सका। लेकिन इस तहखाने तक पहुंचने के लिए तुझे मौत के कुएं से गुजरना होगा। अभी वो बूढ़ा अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि जेल का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। सिपाही अंदर दाखिल हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। बाहर निकलो लड़के, एक सिपाही ने लरजते हुए कहा। बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन दरबार में तलब किया है। कासिम हैरान था कि एक मामूली लकड़हारे और यतीम बच्चे को बादशाह क्यों बुला रहा है। क्या सेठ हाशिम ने उसे फांसी दिलवाने का फैसला कर लिया था, या फिर उस झंग आलूद चाबी का कोई ऐसा राज था जो अब खुलने वाला था? कासिम के पैरों में बेड़ियां थीं और दिल में खौफ का तूफान। शाही महल के ऊंचे ऊंचे खंभों और चमकती मशालों के बीच वो एक हकीर सा कैदी लग रहा था। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार आम में ले आए, जहां तख्त पर सुल्तान जलालुद्दीन विराजमान थे। सुल्तान की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। यही वो लड़का है जिसके पास वो चाबी मिली है? सुल्तान की आवाज दरबार में गूंजी। ये चोरों के ग्रुप का हिस्सा लगता है, सेठ हाशिम ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा। इसने मेरे घर से हीरा चुराया और ये चाबी शायद किसी शाही तिजोरी की है जिसे ये खोलने वाला था। कासिम ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सा ठहराव। बादशाह सलामत, मैंने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं चुराया। ये चाबी मुझे एक दरवेश ने मेरी एक दिन की रोटी के बदले दी थी। मैं भूख बर्दाश्त करने को तरजीह दी। सुल्तान ने इशारा किया तो एक सिपाही ने वो जंग लगी चाबी लाकर सुल्तान के सामने रखी। सुल्तान के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने गले से एक सोने का लॉकेट निकाला जिसमें एक नक्शा बना हुआ था। जब उन्होंने चाबी को उस नक्शे के ऊपर रखा
तो दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। चाबी का डिजाइन बिल्कुल उस नक्शे के एक छिपे हुए हिस्से से मिल रहा था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कासिम की तरफ देखा। बच्चे, क्या तुम जानते हो ये चाबी किसकी है? ये उस तिलिस्मी संदूक की चाबी है जो मेरे आबा ओ अजदादा की वसीयत के मुताबिक सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो और जिसके पास सब्र की दौलत हो। 300 साल से ये चाबी गायब थी और आज ये एक यतीम के हाथ में आई है। सेठ हाशिम का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने सोचा था कि कासिम को फांसी हो जाएगी, लेकिन यहां तो बाजी पलट रही थी। लेकिन हुजूर, ये चोर हो सकता है, इसे आजमाए बिना इस पर यकीन न करें। सेठ ने आखिरी चाल चली। सुल्तान ने सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो सेठ, चाबी मिलना काफी नहीं, कासिम को अपनी अहलियत साबित करनी होगी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कासिम को वादी खामोशी में ले जाया जाए। ये वो वादी थी जहां एक बहुत पुराना किला मौजूद था और उस किले के अंदर वो तिलिस्मी संदूक रखा था। रिवायत थी कि जो भी उस संदूक को खोलने की नीयत से गया, अगर उसके दिल में जरा सा भी लालच हुआ तो वो कभी वापस नहीं आया। कासिम को तन्हा उस वादी की तरफ रवाना कर दिया गया। उसके पास न खाना था न पानी, सिर्फ वो जंग लगी चाबी और उसका सब्र। रास्ते में कासिम को एक ऐसा कुआं मिला जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वो प्यासा था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, कुएं से एक आवाज आई, कासिम, रुक जाओ। इस पानी का एक घूंट तुम्हें दुनिया की हर जबान सिखा देगा और तुम जानवरों की बातें भी समझ सकोगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें वो चाबी यहां फेंकनी होगी। कासिम रुक गया। उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। प्यास से उसका दम निकल रहा था। शैतान ने फिर वसवसा डाला, पानी पी लो कासिम, जबानें सीख जाओगे तो बादशाह बनना आसान हो जाएगा। ये चाबी तो महज जंग लगा लोहा है। लेकिन कासिम ने अपने बाप की वसीयत याद की। नहीं, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है वही हो गया। और वहां एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा जिसके लिए उसे कोई कीमत नहीं देनी पड़ी। कासिम ने जी भरकर पानी पिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो पत्थरों के ढेर के नीचे दबी कराह रही थी। कासिम भागकर उसके पास गया। बेटा, मुझे यहां से निकालो, मेरे पास बहुत सोना है, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। बूढ़ी औरत ने लालच दिया। कासिम ने सोना देखकर आंखें नहीं चुराईं, बल्कि खामोशी से भारी पत्थर हटाने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा, नाखून उखड़ने लगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसने बूढ़ी औरत को निकाल लिया। बूढ़ी औरत ने अचानक एक परी का रूप धार लिया और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। इस पहाड़ के पीछे वो किला है, लेकिन याद रखना कासिम, किले का पहरेदार कोई इंसान नहीं, तुम्हारा अपना डर है। अगर तुम डर गए तो वो संदूक तुम्हें खा जाएगा। कासिम किले के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ा कैदी खड़ा था जो उसे जेल में मिला था। बूढ़े कैदी के हाथ में एक तलवार थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। कासिम, वो चाबी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मैं कोई कैदी नहीं, मैं इस खजाने का मुहाफिज हूं। कासिम के पास कोई हथियार नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की, चाबी को सीने से लगाया और कहा, अगर मेरी मौत इसी में लिखी है तो मुझे कबूल है, लेकिन मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। जैसे ही बूढ़े ने तलवार उठाई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा किला रोशनी से भर गया। कासिम ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। सामने कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि एक सोने का बड़ा सा संदूक खुला पड़ा था और उसके अंदर से एक शाही ताज बरामद हुआ जो फिजा में मुअल्लकन था। लेकिन असल हैरत तो तब हुई जब उसने संदूक के अंदर एक पुराना खत देखा। कासिम ने कांपते हाथों से वो खत उठाया और जैसे ही पहली सतर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। खत में लिखा था, ये ताज उस यतीम शहजादे के लिए है जिसके बाप को अपनों ने धोखे से मार दिया था। कासिम के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस पुराने खत में लिखा हर एक लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। खत में दर्ज था, मेरे बेटे कासिम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब्र और सच्चाई का वो इम्तिहान पास कर लिया है जिसमें तुम्हारे बाप का कातिल नाकाम हो गया था। मैं शाह आलम, इस सल्तनत का हकीकी वारिस, आज अपने ही वजीर आजम बख्त आवर की साजिश का शिकार हो रहा हूं। उसने मुझे जहर दिया
और मेरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। मेरे वफादार खादिम ने तुम्हें बचाकर एक गुमनाम बस्ती में छिपा दिया था। याद रखना, ये ताज सिर्फ एक जेवर नहीं, ये इंसाफ की अलामत है, और ये सिर्फ उसी के सर पर सजेगा जो अपनी रियाया का दर्द अपने दिल में रखता हो। कासिम को अपनी माँ का धुंधला सा चेहरा याद आया, जो बचपन में उसे लोरियां सुनाते हुए कहती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसे अब समझ आया कि वो दरवेश कोई आम फकीर नहीं, बल्कि उसके बाप का वही वफादार खादिम था जो बरसों से उसकी निगरानी कर रहा था। अचानक कगिले की दीवारें लड़खड़ाने लगीं। वो बूढ़ा मुहाफिज जो कुछ देर पहले तलवार लिए खड़ा था, अब एक नूरानी सूरत में कासिम के सामने था। उसने झुककर कासिम को सलाम किया और कहा, शहजादे, वक्त कम है। बख्त आवर को खबर हो चुकी है कि हक का सूरज तुलुड़ होने वाला है। वो अपनी पूरी फौज लेकर इस वादी की तरफ आ रहा है। आपको फौरन यहां से निकलना होगा। कासिम ने वो शाही ताज एक कपड़े में लपेटा और खत को अपने सीने से लगा लिया। वो कगिले के खुफिया रास्ते से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो वादी के दहाने पर पहुंचा, उसे दूर से धूल उड़ती नजर आई। बख्त आवर, जो अब सल्तनत का ताकतवर सबसे वजीर और सुल्तान जलालुद्दीन का दस्त-ए-रास्त बन चुका था, 100 से ज्यादा मसलह सवारों के साथ कासिम का रास्ता रोकने के लिए पहुंच चुका था। बख्त आवर की नजरें कासिम के हाथ में मौजूद उस पोटली पर जमी थीं जिसमें ताज था। उसकी आंखों में वहशत और लालच की वही आग थी जिसने बरसों पहले एक हंसती बसती सल्तनत को बर्बाद कर दिया था। रुक जाओ ऐ यतीम लकड़हारे, बख्त आवर की करख्त आवाज गूंजी। वो अमानत मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम 7 जन्मों तक ऐश करोगे, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ था। कासिम का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। बख्त आवर, दौलत से पेट भरा जा सकता है, लेकिन रूह का अंधेरा खत्म नहीं किया जा सकता। तुमने मेरे बाप को धोखे से मारा, लेकिन तुम उसके बेटे के सब्र को नहीं हरा सकते। बख्त आवर ने कहखा लगाया, सब्र? तुम्हारा सब्र तुम्हें कब्र तक ले जाएगा। सिपाहियों, खत्म कर दो इस लड़के को और वो ताज मेरे हवाले करो। सिपाही तलवारें सोंटते हुए कासिम की तरफ बढ़े। कासिम अकेला था, न उसके पास कोई हथियार था और न ही लड़ने की ताकत। लेकिन जैसे ही पहला सिपाही कासिम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जमीन से एक अजीब सी गरज पैदा हुई। वादी के पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और ऐसा तूफान उठा कि सिपाहियों के घोड़े बदक कर पीछे हटने लगे। कासिम को लगा जैसे गैब से कोई ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। उसने वो चाबी जो अब भी उसके गले में लटक रही थी, हाथ में ली। अचानक उस चाबी से एक तेज रोशनी निकली जिसने बख्त आवर और उसके सिपाहियों की आंखों को छंदिया दिया। उसी अमारात फरी में कासिम ने एक घोड़े की लगाम थामी और शहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में पहुंचना था, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान जलालुद्दीन बख्त आवर की साजिशों से बेखबर एक रहमदिल इंसान है। लेकिन शहर तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। बख्त आवर ने शहर के तमाम रास्ते बंद करवा दिए थे और मुनादी करवा दी थी कि एक बागी लड़का शाही खजाना लूटकर भाग रहा है। जो भी उसे देखे फौरन कत्ल कर दे। कासिम भूखा प्यासा जख्मी हालत में शहर की फसील के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि सेठ हाशिम, जिसके यहां वो काम करता था, सिपाहियों के साथ खड़ा उसे ही ढूंढ रहा था। कासिम ने एक गदागर का भेष बदला और मिट्टी अपने चेहरे पर मल ली। वो रेंगता हुआ शहर के मरकजी दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां बख्त आवर खुद खड़ा हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहा था। कासिम का दिल डूबने लगा। अगर वो पकड़ा गया तो न सिर्फ उसकी जान जाएगी, बल्कि उसके बाप का वो आखिरी पैगाम और वो ताज भी हमेशा के लिए बख्त आवर के कब्जे में चला जाएगा। तभी कासिम की नजर एक जनाजे पर पड़ी जो शहर से बाहर जा रहा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन इकलौता रास्ता आया। उसने जनाजा ले जाने वालों से बात की और किसी तरह उन्हें राजी कर लिया। वो खुद उस ताबूत के अंदर लेट गया जिसमें मैयत रखी जानी थी। जब जनाजा बख्त आवर के सामने से गुजरा तो बख्त आवर ने उसे रोक लिया। रुको, इस ताबूत को खोलो, मुझे शक है कि वो लड़का इसी में छिपा है। कासिम की सांसें रुक गईं। उसके ऊपर कफन था और नीचे वो खुद। अगर बख्त आवर ने हाथ बढ़ाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बख्त आवर ने अपनी तलवार की नोक से कफन को हटाने की कोशिश की ही थी कि बख्त आवर की तलवार की नोक जैसे ही कफन को छूने लगी,
फजा में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। अचानक एक शाही उकाब आसमान से उतरा और इतनी तेजी से बख्त आवर के हाथ पर झपटा कि उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। सिपाही बौखला गए और जनाजा ले जाने वाले, जो दरअसल रूप बदलकर कासिम के वफादार साथी बन चुके थे, तेजी से जनाजा लेकर शहर की गलियों में गायब हो गए। बख्त आवर गुस्से से पागल हो गया। पकड़ो उन्हें, वो लड़का इसी जनाजे में है। कासिम ने मौका पाते ही ताबूत से छलांग लगाई और महल की पिछली दीवार की तरफ भागा। वो जानता था कि अगर वो दरबार आम में सबके सामने न पहुंचा तो बख्त आवर उसे अंधेरे वो दीवार फलांग कर सीधा सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में जा गिरा, जहां उस वक्त शहर के मुअज्जिजीन और काजी मौजूद थे। कासिम का हाल बुरा था, लिबास फटा हुआ और जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उसके हाथ में वो पोटली मजबूती से दबी हुई थी। रुक जाओ, सुल्तान जलालुद्दीन तख्त से खड़े हो गए। तुम वही लकड़हारा हो जिसे मैंने वादी खामोशी भेजा था। तुम यहां इस हाल में कैसे पहुंचे? अभी कासिम कुछ बोलने ही वाला था कि बख्त आवर अपने सिपाहियों के साथ दरबार में दाखिल हुआ। हुजूर, ये लड़का जादूगर है, इसने शाही खजाना लूटा है और अब आपकी जान लेने आया है। सिपाहियों, इसे वहीं कत्ल कर दो। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, कासिम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ठहर जाओ, मैं शाह आलम का बेटा और इस सल्तनत का हकीकी वारिस हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान जलालुद्दीन की आंखें हैरत से फैल गईं। बख्त आवर ने कैखा लगाया, एक यतीम लकड़हारा शहजादा होने का दावा कर रहा है, इसका सबूत क्या है? कासिम ने कांपते हाथों से वो पोटली खोली। उसके अंदर से वो कदीम शाही ताज निकला, जिसकी चमक ने पूरे दरबार को रोशन कर दिया। फिर उसने वो खत निकाला जिस पर शाह आलम की मोहर लगी थी। काजी शहर ने आगे बढ़कर खत पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। ये तो वाकई सुल्तान शाह आलम की तहरीर है, और ये ताज, ये वही गुमशुदा ताज है जो सिर्फ खानदान शाही के सर पर ही सज सकता है। बख्त आवर घबरा गया। उसने आखिरी चाल चली। ये सब झूठ है, ये ताज नकली हो सकता है। अगर ये वाकई शहजादा है तो इसे वो तिलस्मी अंगूठी पहनकर दिखानी होगी जो सिर्फ सच्चे वारिस की उंगली में पूरी आती है, वरना ये गासिब कहलाएगा। सुल्तान जलालुद्दीन ने वो अंगूठी मंगवाई जो बरसों से एक शीशे के संदूक में बंद थी। बख्त आवर को यकीन था कि कासिम एक आम लकड़हारा है, उसकी उंगलियां मशक्कत से मोटी हो चुकी होंगी और ये अंगूठी उसे कभी पूरी नहीं आएगी। बख्त आवर ने पहले खुद वो अंगूठी पहनने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी इतनी तंग हो गई कि उसकी उंगली से खून निकलने लगा। फिर शहर के बड़े बड़े उमरा ने कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ में वो ना आई। आखिर में कासिम की बारी आई। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंगूठी को अपनी उंगली के करीब किया। जैसे ही अंगूठी ने कासिम की उंगली को छुआ, वो मोम की तरह नरम हो गई और बिल्कुल फिट आ गई। उसी लम्हे दरबार की दीवार पर लगी सुल्तान शाह आलम की तस्वीर से एक नूर निकला जो कासिम के चेहरे पर पड़ा। सुल्तान जलालुद्दीन तख्त से उतरे और कासिम के सामने सर झुका दिया। शहजादे कासिम, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने इस सांप बख्त आवर को अपना दोस्त समझा जिसने आपके खानदान को बर्बाद किया। बख्त आवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। उसे उसी काली कोठड़ी में डाल दिया गया जहां कासिम